हाँ, ये यूनिट 5 है, फोर्थ पेपर का जो पार्ट बी है उसकी यूनिट 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें केस स्टडी दी गई और ये जो केस स्टडी है वो चारों यूनिट की है। 4 यूनिट जो आपके सिलेबस में दी गई हैं उनके जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी आपको पूछी जाना है। ठीक है, तो पहले हमें समझना है कि केस स्टडी होती क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका क्या तरीका होना चाहिए, क्या क्या सावधानियां उसमें बरती जानी चाहिए, ये पहले हमें समझना है। और बाकी चीज़ें तो आप लोगों को पता है कि जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग दोनों जो पार्ट हैं यानी फोर्थ पेपर का पार्ट ए, फोर्थ पेपर का पार्ट बी, दोनों में एक एक केस स्टडी आपको पूछी जाएगी। ठीक है, यानी 2 टोटल जो फोर्थ पेपर है उसमें दोनों पार्ट मिला करके 2 केस स्टडी आपको पूछी जाना है और एक केस स्टडी जो होगी वो 18 नंबर की होगी, 18 मार्क्स की होगी। मतलब टोटल मिला के कितनी हो गई 36 नंबर की केस स्टडी आपको दोनों पार्ट में मिला के आना है। एक केस स्टडी में जो क्वेश्चंस होंगे वो 6 क्वेश्चन होंगे, है ना। एक जो केस स्टडी आपको पूछी जाएगी उसमें टोटल मिला के 6 क्वेश्चन होंगे, यानी दोनों केस स्टडी मिलाकर के टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 12। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा, है ना, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 18 मार्क्स की एक केस स्टडी आपको पूछी जाना है। और अब कितने वर्ड्स में लिखना है, ऐसा वर्ड्स तो उन्होंने कुछ ऐसा दिया नहीं है, कितना वर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा ऐसा कुछ डिसाइड उसमें किया नहीं है। अभी जो पैटर्न कॉपी का है उसमें कितनी लाइन दी है उसमें ऐसा देखा था क्या? नहीं, मतलब जो एक क्वेश्चन में स्पेस कितना दिया मैं ये कह रहा हूँ, उसमें देखा था क्या? जो अभी नया पैटर्न आया उसमें देखा होगा ना आप लोगों ने, मुझे तो ध्यान है। मतलब 5 मार्क्स में अलग 10 मार्क्स में नहीं, ये तो 3 मार्क्स का हो गया ना। हाँ, ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा केस स्टडी का, तो एक क्वेश्चन में कितना स्पेस दिया है वो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने मतलब एक पेज में कितने क्वेश्चन के आंसर लिखवाने का ऐसा कुछ होगा ना, है 6 लाइन दी है। अच्छा, 6 लाइन मतलब एक पेज में कितने हो गए, ये एक पेज में कितने क्वेश्चन? एक पेज में 3 क्वेश्चन। हाँ, बस तो क्लियर हो गया, यही मैं पूछना चाह रहा था क्योंकि मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। तो मतलब एक पेज में आपको 3 क्वेश्चन लिखना, 3 6 मतलब 2 पेज हो गए, है ना। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको जो लाइन दी गई है वो 6 लाइन दी गई है और ऐसे एक पेज में 3 क्वेश्चन आपको लिखना है, उसका आंसर लिखना है और 2 पेज में ये पूरा आपका कवर हो जाएगा। बस क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये पैटर्न है और जिसको क्लियर नहीं हो रहा हो तो वो देख लें, क्योंकि MPPSC ने डाल दिया है, ये अच्छा किया है, लेकिन वैसा आए तब बात है। ये भी है कि वैसा आना भी चाहिए। ये तो क्या होता है कि डाल कुछ देता है वो और वहां पर चेंज हो जाता है ना, तो बच्चे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे अच्छा तो डाल ही नहीं ना, यहाँ पर उसने डाल दिया पैटर्न ये होगा, लेकिन वहां पर जब स्टूडेंट जाके देखता है तो उसमें उसको चेंज मिल जाता है। तो माइंड सेट करके तो ऐसा किया कि भाई ऐसा पैटर्न रहेगा कॉपी का, लेकिन वहां पर वो बदल देता है ना। जैसे पहले 2019 में शायद दिया था कि उसने जो है बीच लास्ट में जो है उसने लाइन नहीं दी थी और बाद में जब वहां पर देखा कॉपी का पैटर्न तो पूरी लाइन पूरा पेज दे दिया था। तो इसके चक्कर में बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अभी इस बार भी यही किया उसने, अभी जो नई कॉपी आई थी इस एग्ज़ाम में, जो अभी हुआ था एग्ज़ाम 2023 में, उसमें भी ये प्रॉब्लम हुई, है ना। तो ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर कोई चेंज नहीं हो। ठीक, तो क्लियर हो गया। एक केस स्टडी आपको एक पार्ट में पूछी जाना है जिसमें जो 18 नंबर की रहेगी और उसमें 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन लिखने के लिए जो स्पेस दिया हुआ है 6 लाइन का स्पेस दिया हुआ है
और एक पेज में 3 आंसर, आपको 3 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। ऐसे 2 पेज में ये पूरी केस स्टडी के आंसर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई पैटर्न की बात। अब हमें कैसे लिखना है केस स्टडी, उसको लेकर के मैंने यहाँ पर जो है कुछ चीजें बताई हुई हैं। पहले तो केस स्टडी है क्या, केस स्टडी का मतलब क्या होता है वो आपको पहले समझ लेना है। केस का मतलब होता है प्रकरण और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, है ना। आपकी हिंदी इंग्लिश में केस स्टडी लिखा है, हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में उसको प्रकरण अध्ययन बोला जाता है। तो कोई भी घटना है, कोई घटना है, दुर्घटना है, कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा विषय है ना, कोई संगठन है, तो इसका विस्तृत अध्ययन जो है इसके माध्यम से किया जाता है ना। कोई मैंने इसमें लिखा हुआ है केस स्टडी किसी विशिष्ट विषय जैसे व्यक्ति, समूह, स्थान, संगठन, घटना, व्यवसाय, यहाँ पर व्यवसाय आएगा, है ना। यहाँ पर सेकंड पार्ट में व्यवसाय को लेकर के ज्यादातर केस स्टडी आपको देखना है का विस्तृत अध्ययन होता है। सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि जो केस स्टडी होती है वो किसी घटना है, दुर्घटना है, कोई व्यक्ति है, कोई संगठन है, व्यवसाय है, व्यापार है, इसके विस्तृत अध्ययन से संबंधित वो होता है। एक पैराग्राफ होता है, उसमें जो है किसी विषय से संबंधित कोई संदर्भ दिया रहता है, उसका वर्णन किया रहता है। तो उस पैराग्राफ के माध्यम से हमें जो है उस विषय की स्टडी करना होती है, विस्तृत अध्ययन करना होता है। और फिर उस अध्ययन के आधार पर हमें जो है जो भी व्यवसाय, व्यापार या कोई समस्या है, उस समस्या का हमें उस समस्या के समाधान के लिए हमें प्रयास करने होते हैं ना। तो इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग होता है शोध समस्या के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करने, है ना। उसका वर्णन करने के लिए कहीं कहीं दिया रहता है, कहीं पर तुलना करने के लिए रहता है, कहीं पर उसका मूल्यांकन करने के लिए उसमें क्वेश्चन रहते हैं, कहीं पर उसको समझने या समझाने के लिए दिया रहता है ना। समझने या समझाने, व्याख्या करने, विश्लेषण करने को लेकर क्वेश्चंस उसमें दिए रहते हैं, है ना। कोई भी विषय है, व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, कोई घटना विशेष भी हो सकता है, दुर्घटना विशेष भी हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है, कोई व्यापार हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, उसको लेकर के जो है उसमें विस्तृत अध्ययन करना होता है। और उस अध्ययन के आधार पर जो भी समस्या है, जो भी संदर्भ है, उसको सुलझाने का इसमें प्रयास किया जाता है। उसका मूल्यांकन करना है, उस समस्या को सुलझाना है, उस समस्या के सुलझाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है। ये सारी चीजें जो है केस स्टडी के माध्यम से आपको बतानी होती है। ठीक है, तो ये है केस स्टडी का मीनिंग। हो गया। इसके बाद आगे इसमें क्या क्या हमें करना होता है। जैसे हम केस स्टडी को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है उसको सॉल्व करते समय, है ना। केस स्टडी को सॉल्व करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके संबंध में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रयास रहता है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो पैराग्राफ दिया गया है, जो केस स्टडी दी गई है, उसका हम गहराई से अध्ययन करते हैं, सावधानी पूर्वक उसका अध्ययन करते हैं, विस्तार से अध्ययन करते हैं। और उसके बाद, है ना, सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे ध्यान से, और फिर जो है उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 क्वेश्चंस आएंगे फिक्स ही है, उन 6 क्वेश्चंस को हम अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं। पैराग्राफ को पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो है हम जो है क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फिर बीच बीच में पैराग्राफ भी पढ़ना होता है ना। आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, पता चला कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है पैराग्राफ में कुछ दिया नहीं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट वो चीज पैराग्राफ में नहीं दी रहती है। जो भी जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कभी कभी जो है डायरेक्ट आपको पैराग्राफ में नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट वो चीज मिलती है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, पैराग्राफ पढ़ा हमने, फिर क्वेश्चन हमने सारे पढ़ लिए, फिर एक एक क्वेश्चन को पढ़ करके फिर पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप जो है वहां से आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया और सारे को 6 क्वेश्चन जो दिए गए उनको पढ़ लिया, फिर पहला क्वेश्चन पढ़ा, फिर पैराग्राफ पढ़ा। इस तरीके से दोनों को साथ साथ हम पढ़ते हैं तो हमें जो है आंसर मिल जाता है।
कभी कभी जो है आंसर हमें मन से बनाना होता है। कई बार ऐसा होता है कि जो पैराग्राफ में दिया हुआ है उससे अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और मतलब उसने दे दिया महिला उद्यमी। अब महिला उद्यमी की क्या समस्याएं हैं उसमें नहीं दी है, आपको पूछ ली गई महिला उद्यमी की समस्या बताएं, तो आपको जो है जो आपने महिला उद्यमी का टॉपिक पढ़ा है सब्जेक्ट में, वहां से जो है उसको आंसर आपको निकालना पड़ेगा। महिला उद्यमी के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ये पैराग्राफ में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि उसमें पूछा गया है, तो वो आप कहाँ से निकालेंगे? टॉपिक से, जो आपने टॉपिक महिला उद्यमी को पढ़ा वहां से निकालेंगे, है ना। स्टार्टअप को लेकर कोई पैराग्राफ बनाया है, कोई केस स्टडी स्टार्टअप को लेकर, तो स्टार्टअप के संबंध में क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं ये पैराग्राफ में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको पूछा गया है, तो आप कार्यक्रम जो है अलग से लिखेंगे, है ना। स्टार्टअप के लिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस तरह से स्टार्टअप करना चाहिए, ये भी पैराग्राफ में नहीं दिया, हल्का सा हिंट किया है, लेकिन आपको जो है अलग से देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि पैराग्राफ में सभी चीजें नहीं दी रहती हैं, कुछ हिंट दे देते हैं, उस हिंट के आधार पर आपको जो है आंसर करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। उत्तर देते समय यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना है। यथार्थवादी दृष्टिकोण मतलब वास्तविकता, रियल, आपको रियल रहना है ना, बनावटीपन उसमें आपको नहीं बताना। जो रियलिटी है, वास्तविकता है, यथार्थ है, उसके संबंध में आपको आंसर लिखना है ना। उसमें किसी प्रकार का बनावटीपन आंसर में आपके नहीं होना चाहिए, है ना। आडंबर या बनावटीपन नहीं होना चाहिए, रियल आपको रहना है, ठीक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण आपको अपनाना है। उत्तर देते समय तार्किकता, तर्कपूर्ण आंसर देना है ना। आपका जो आंसर कैसा होना चाहिए? तर्कपूर्ण होना चाहिए, है ना, रैशनल आपका आंसर होना चाहिए। उत्तर देते समय विषय की अवधारणाओं तथा सिद्धांतों का भी ध्यान रखा जाता है, मैंने जैसा कि भी बताया है ना। उसने पूछ लिया सृजनशीलता के बारे में पूछा है, सृजनशीलता के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा है, तो सृजनशीलता का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको उसमें बताना पड़ेगा। फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की जो केस स्टडी है और सेकेंड पार्ट की जो केस स्टडी है, उनको लिखने, उनके आंसर लिखने में बहुत अंतर आएगा। अभी आप लोगों ने क्या था, जो बच्चे हैं मेंस दिए हुए हैं, तो उन्होंने जो अभी फर्स्ट पार्ट की केस स्टडी लिखी है, उनके आंसर लिखे हैं। सेकेंड पार्ट की केस स्टडी पहली बार ही आपको उनके आंसर लिखना है, तो आपको जो है दोनों में अंतर दिखेगा, पैराग्राफ में भी अंतर दिखेगा और उसके क्वेश्चन में भी अंतर दिखेगा, और आपको आंसर लिखने में भी अंतर करना पड़ेगा। वहां पर नैतिक मूल्य की बात होती है, नैतिकता मूल्य है ना, वहां पर इस तरह की बात की जाती है। यहाँ पर जो है यथार्थवादी बात की जाती है ना। यहाँ पर जो है काल्पनिक बातें नहीं है, यहाँ पर जो है रियल बातें होती है। व्यापार को लेकर के, उद्यमिता को लेकर के बात करना है, ठीक है, जो भी टॉपिक दिया हुआ है। मैनेजमेंट को लेकर के हमें बात करना है, वित्तीय प्रबंध है, तनाव प्रबंधन है, समय प्रबंधन है, इसको लेकर के हमें बात करनी है, ठीक है। और जैसे फोर्थ पेपर में व्यक्तित्व विकास हो गया, राष्ट्रीय विकास हो गया, उसके संबंध में आपको पैराग्राफ आएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में फर्क आपको एकदम दिखेगा। तो तार्किकता, तर्कपूर्ण आंसर आपको देना है। जो विषय उसमें दिया गया है ना, जो भी विषय, जिस विषय को लेकर कोई केस स्टडी आपको पूछी जा रही है, उस विषय की जो सिद्धांत हैं, उस विषय की जो अवधारणा है, जो आपने पढ़ी है टॉपिक में, उनको ध्यान में रखते हुए आपको अपना आंसर करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया वित्तीय प्रबंधन को लेकर के आपको कोई केस स्टडी पूछी गई, तो वित्तीय प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का यूज आपको अपने आंसर में करना पड़ेगा। तनाव प्रबंधन संबंधी कोई भी केस स्टडी पूछी गई है, तो आपको तनाव प्रबंधन के जो थ्योरी है, उसकी जो अवधारणा है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेतृत्व संबंधी कोई भी कुछ कहीं से भी कुछ पूछ सकता है वो, क्योंकि एक ही केस स्टडी पूछना है उसको, एक केवल, है ना। तो नेतृत्व को लेकर के पूछ सकता है, समन्वय कोऑर्डिनेशन को लेकर के केस स्टडी पूछ सकता है। तो उसमें उस विषय की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को ध्यान में रख करके हमें
आंसर करना है। ये मैं बता रहा हूं कि सेकेंड पार्ट की केस स्टडी की आंसर लिखना ज्यादा आसान रहेगा फर्स्ट पार्ट की बजाय, क्योंकि उसमें नैतिकता मूल्य की ज्यादा बात होती है, यहाँ पर यथार्थता की बात होती है। भाई हमें व्यापार में जैसे फायदा होगा उसके हिसाब से हमें बात करनी है ना। नेतृत्व के विकास के लिए क्या जरूरी है उसकी हमें बात करनी है। नैतिकता मूल्य की बात यहाँ पर कम होगी, है ना। यहाँ पर व्यापार को बढ़ावा देना है, उद्यमशीलता का गुण विकसित करना है, नवाचार को विकसित करना है, सृजनशीलता लाना है। इसके लिए जो है क्या क्या प्रयास हम कर सकते हैं उसके बारे में हमें अपना आंसर लिखना रहे। तो अवधारणाओं का खास ध्यान रखते हुए हमें आंसर अपना लिखना है। इसके बाद उत्तर में स्पष्टता होना चाहिए, क्लियरिटी, है ना। हमारा उत्तर जो है क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी तरह का आडंबर नहीं होना चाहिए। जो भी आप बात कर रहे हैं टू द पॉइंट बात करें, घुमा फिरा के बात नहीं करना, है ना। जो भी आप बात करें सीधे बात करें कि भाई इसका ये आंसर है। इसके बाद आता है निष्पक्षता। किसी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए आपका आंसर, है ना। आपके सुझाव मांगे गए हैं किसी को लेकर के, तो उसमें जो है आपको सुझाव कैसे देना है, निष्पक्ष, किसी के ना तो अगेंस्ट में आपको सुझाव देना है ना ही किसी के पक्ष में सुझाव देना, निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखना है और सुझाव देना। तो निष्पक्षता का इसमें समावेश होता है। फिर मैंने वही चीज थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से बताई है कि आपका जो आंसर है उसमें किसका समावेश होना चाहिए, किन किन चीजों का समावेश होना चाहिए आंसर में, वो बात यहाँ पर मैंने बताई है। वही चीज जो मैंने एक एक लाइन में लिखी है उसको मैंने यहाँ पर पॉइंट में बता दिया है। स्पष्टता है, यथार्थता है, तार्किकता है, निष्पक्षता होना चाहिए, व्यवहारिकता, आंसर आपका व्यवहारिक होना चाहिए। तो केस स्टडी को लिखते समय जो है इन बातों का खास ध्यान रखा जाता है। इसमें इंग्लिश में भी दिया हुआ है, क्लियरिटी है, एक्यूरेसी है, रेशनलिटी है, फेयरनेस है ना, प्रैक्टिकलिटी है। तो ये जो है इंग्लिश में भी मैंने इनको यहाँ पर बताया हुआ है ना। ठीक है। अब ये हालांकि आपको कहीं लिखना नहीं है, इनके बारे में कहीं लिखने को नहीं आएगा, है ना, कि केस स्टडी कैसे लिखी जाती है, उनमें किन तत्वों का, किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो उसमें ये कोई लिखने की बात नहीं है, ये समझने के लिए कि आपको जो है इन बातों का ध्यान केस स्टडी को लिखते समय रखना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब फिर हम जब केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो उसमें और बातें भी निकल कर आएंगी, और भी चीजें जो है बताई जाएंगी आप लोगों को बीच बीच में। ये तो मैंने एक इनिशियल चीजें बताई हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना होता है। ठीक, अब जैसे मैंने पहले बताया है कि जो कोई पैराग्राफ आपको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, तो उसमें उस पैराग्राफ में जो बातें कही गई हैं उनके अलावा भी जो है कुछ चीजें आपको पूछ ली जाती हैं। जरूरी नहीं कि जो पैराग्राफ में दिया हो उसी से संबंधित क्वेश्चन हो। जैसे क्या होता था पहले जो छोटी क्लास में अनसीन पैसेज आया करती थी, है ना, अनसीन पैसेज आया थी, गद्यांश आया करते थे ना, हिंदी में, इंग्लिश में, है ना। तो उसमें क्या होता था कि सारे आंसर उसी में मिल जाते थे। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर लाइन टू लाइन मिल जाते थे, है ना। उसका फिर टाइटल पूछा जाता, शीर्षक पूछा जाता था, तो शीर्षक पहली दूसरी लाइन में मिल जाता था। ऐसे टीचर बताया करते थे कि भाई जो शीर्षक है वो पहली दूसरी लाइन में आपको मिलेगा। तो वैसा यहाँ पर नहीं है ना। मतलब सारे आंसर आपको उस पैराग्राफ में मिल जाए ऐसी गारंटी नहीं दे सकते। आपको कुछ चीजें अलग से भी लिखना पड़ेंगी, और वो कहाँ से आपको मिलेंगी, वो मिलेंगी आपको उस टॉपिक से, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको केस स्टडी पूछी गई है उस टॉपिक को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। मतलब वो टॉपिक जो है आपको दो जगह काम आएगा, उस यूनिट में काम आएगा, फिर 5 यूनिट में केस स्टडी में भी काम आएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी पैराग्राफ आपको दिया जाएगा तो उस पैराग्राफ से संबंधित सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे उस पैराग्राफ में, ऐसा नहीं कह सकते। और मिलेंगे ही नहीं, ये तो क्लियर है, मिलते ही नहीं है। अलग से आपको कुछ चीजें लिखना पड़ेंगी, और वो चीजें कहाँ मिलेंगी, आपको उस टॉपिक में मिलेंगी जिस टॉपिक से संबंधित आपको केस स्टडी
पूछी गई है। केस स्टडी किसी टॉपिक से संबंधित पूछ सकते हैं, क्योंकि एक ही आपको पैराग्राफ आना है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि पैराग्राफ में दिए गए विषय संबंधित अन्य विषय भी पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे किसी समस्या के कारण, जैसे मान लीजिए महिला उद्यम, है ना, महिला उद्यमी से रिलेटेड आपको केस स्टडी दी गई है। तो महिला उद्यमी की क्या समस्याएं रहती हैं वो इसमें नहीं दी गई, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महिला उद्यमी को जो है क्या क्या चुनौतियां, किन किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो जो हमने टॉपिक महिला उद्यमी का पढ़ा है वहां से जो है इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो समस्या के कारण यानी चुनौतियां क्या है, क्या कारण है, उनके समाधान के लिए क्या सुझाव, महिला उद्यमी की जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके समक्ष जो समस्याएं होती हैं उनका क्या सुझाव, उनका समाधान करने के लिए क्या सुझाव आप दे सकते हैं, और उसके लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके पैराग्राफ में नहीं दिए रहते, इसके आंसर नहीं दिए रहते हैं, उनको आपको अलग से लिखना पड़ता है और वो टॉपिक से आपको मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे पहली केस स्टडी, है ना। फर्स्ट यूनिट तो 5 है टोटल, लेकिन ये जो केस स्टडी हमने स्टार्ट की है ये यूनिट फर्स्ट से है संबंधित। पहली यूनिट में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनसे संबंधित केस स्टडी ये मैंने यहाँ पर दी हुई है ना। ये आपके बुकलेट जो आपके पास है उसमें भी दी है ये केस स्टडी। तो इसमें ममता एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में बेंगलुरु में उच्च पद पर कार्यरत थी, है ना। मतलब किसी ये महिला उद्यमी संबंधी ये एक्चुअली केस स्टडी है ना। महिला उद्यमी यूनिट जो 1 है उसमें एक टॉपिक दिया है महिला उद्यमी, तो उससे संबंधित केस स्टडी यहाँ पर दी गई, ठीक है। तो महिला उद्यमी कौन है, ममता, है ना। ममता के नाम से जो है पूरी केस स्टडी बनाई गई है और कोरोना के समय में जो प्रॉब्लम आई उसको लेकर के ये केस स्टडी है। सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में बेंगलुरु में उच्च पद पर कार्यरत थी, किंतु कोरोना महामारी के कारण उन्हें अपने गृह निवास जाना पड़ा, है ना। मतलब जहाँ की वो रहने वाली थी वहां पर कहीं कोरोना की वजह से और अपने कार्य को घर से प्रारंभ किया, मतलब वर्क फ्रॉम होम जो उस समय हुआ था ज़्यादातर, तो वो उन्होंने किया घर पर रहकर के। इसी बीच ममता ने वहां पर जाकर के जब वो गांव में थी तो उन्होंने देखा कि गांव की कुछ महिलाएं वेस्ट से बचे हुए सामान से घर के लिए कलात्मक वस्तुएं बनाने में निपुण थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और वे अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। मतलब महिलाएं जो उनके आसपास रहती थी गांव में, तो वो जो है कुछ जो वेस्टेज मटेरियल होता है उससे जो है कुछ अच्छी कलात्मक वस्तुएं बनाने में निपुण थी, उनका इंटरेस्ट था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि वो कुछ कर सकें, कुछ नया स्टार्टअप अपना स्टार्ट कर सकें, है ना। तो ये उन्होंने देखा ममता ने, तो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएं, किंतु सामाजिक रूढ़ियां उन्हें बाहर काम करने की अनुमति नहीं देती। देखो अब यहाँ पर जो है महिला उद्यमी के सामने चुनौतियां, जैसे यहाँ से एक आप पॉइंट निकाल सकते हैं, महिला उद्यमी के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। तो एक उनकी आर्थिक स्थिति खराब अच्छी नहीं थी और रूढ़िवादिता, गांव में रूढ़िवादिता ज्यादा थी। तो यहाँ से कुछ पॉइंट आपको महिला उद्यमी की चुनौतियों से के लिए मिल जाएंगे। सारी परिस्थितियों को देखते हुए ममता ने महिलाओं को एक उद्यम शुरू करने की प्रेरणा दी और उन्हें एक ऑनलाइन मंच प्रदान करने के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जिसमें उनके द्वारा बनाई गई जो कलात्मक वस्तुएं हैं ऑनलाइन माध्यम से देश में विख्यात हुई। इससे उनका और समाज का आर्थिक विकास हुआ, साथ ही वेस्ट मटेरियल का सही उपयोग संभव हुआ। तो ये जो है एक केस स्टडी है और इसमें जो है महिला उद्यमी से संबंधित बात कही गई है और स्टार्टअप को लेकर के बात कही गई है। दो चीजें इसमें खास हैं, दो टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, एक महिला उद्यमी का टॉपिक है, एक स्टार्टअप का टॉपिक है। तो दोनों टॉपिक को यहाँ पर
मिक्स कर दिया गया है। दोनों टॉपिक से लेकर के एक केस स्टडी यहाँ पर बनाई गई है। फिर इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 क्वेश्चंस इसके दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, उद्यमी पैदा नहीं होते वरन बनाए जाते हैं। उद्यमी जो है वो पैदा नहीं होते वरन बनाए जाते हैं। उक्त कथन का परीक्षण केस स्टडी के माध्यम से कीजिए। ये जो है इसका क्वेश्चन, जो उद्यमी होते हैं वो पैदा नहीं होते हैं, यानी जन्मजात उनमें गुण नहीं होता है ना, बाई बर्थ जो है उसमें कोई गुण जो होता है, कोई एबिलिटी होती है, बाई बर्थ नहीं होती। इसका मतलब यहाँ पर ये है उनमें वो विकास किए जाते हैं, है ना। मतलब कोई व्यक्ति जो है, कैसे कहते हैं ना, कोई व्यक्ति पेट से सीख के नहीं आता है ना। कहावत लोग बोलते हैं ना, कोई हर चीज जो है पेट से सीख के नहीं आता, यहीं पर चीजें सीखता है। तो वही चीज है कि जो उद्यमी होते हैं वो पैदा नहीं होते वरन बनाए जाते हैं, यानी उद्यमियों में जो गुण होते हैं वो जो है विकसित होते हैं, पहले से उनमें गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं। तो इसको कैसे हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, वो जो है क्वेश्चन इसमें बताया गया है। मैंने आप लोगों को एक सर्वे भी बताया था, एक रिसर्च भी बताई थी कि किसी व्यक्ति के पास जो प्रतिभा होती है, किसी के पास जो एबिलिटी होती है, तो वो कितनी होती है, प्रतिभा यानी एबिलिटी का 9/10 भाग इसकी मेहनत होती है और श्रम होता है। 9/10 भाग यानी 90%। किसी व्यक्ति के पास कोई भी प्रतिभा है, एबिलिटी है, तो उसका 90% जो हिस्सा होता है उसका श्रम होता है, उसकी मेहनत होती है, उसका परिश्रम होता है, उसका लेबर होता है। 10% जो है गॉड गिफ्टेड, उसको हम कह सकते हैं, है ना, बाई बर्थ जिसको हम बोलते हैं, वो हो सकता है। तो वही चीज इसमें कही गई है कि जो उद्यमी होते हैं वो पैदा नहीं होते वरन बनाए जाते हैं, यानी व्यक्तियों में उद्यमी के गुण विकसित किए जाते हैं। बाई बर्थ जो है उनमें ये गुण नहीं होते हैं। तो इस सेंटेंस का आपको इस केस स्टडी के माध्यम से इसका एनालिसिस करना है। तो वही चीज इसमें कही गई है कि जो भी महिलाएं थी, है ना, जो भी महिलाएं वहां पर जो उनमें जो गुण थे, उनमें थोड़ा बहुत तो गुण थे, 9/10 मैंने बताया है, थोड़ा बहुत तो गुण होंगे, लेकिन उनका विकास कब हुआ, जब उनको माहौल मिला। पहले तो कुछ कर नहीं पाई वो। एक एटमॉस्फेयर, जो ममता नाम की इंजीनियर थी, उन्होंने जो है उनको एक एनवायरनमेंट प्रदान किया, प्रोवाइड कराया, एक वातावरण ऐसा बनाया जिससे जो है वो काम करने लग गई और वो जो है आगे सफल हो गई, है ना। तो वही चीज इसमें बताई गई है कि इस जो केस स्टडी का मूल्यांकन है करने पर यह प्राप्त होता है कि गांव में महिलाएं अपनी रचनात्मकता से वेस्ट यानी बचे हुए वस्तुओं का समुचित उपयोग कर घर के लिए कलात्मक वस्तुएं बनाने का कार्य में निपुण थी, किंतु उन्हें अपने इस गुण को सही रूप देने के लिए प्रेरणा और मंच का अभाव था। उनके पास ऐसा कोई मंच नहीं था, ऐसे कोई एटमॉस्फेयर उनको नहीं मिल रहा था, है ना। आर्थिक समस्या थी, रूढ़िवादिता थी, इनकी वजह से जो है उनको कोई ऐसा एटमॉस्फेयर प्रदान नहीं किया जा रहा था। तो उनको जब ये एटमॉस्फेयर मिला, है ना, ममता ने रचनात्मकता को पहचाना और उन्हें उद्यम स्टार्ट करने हेतु प्रेरित किया और उन्हें एक ऑनलाइन मंच भी प्रदान किया, जिससे महिलाओं में उद्यमी गुण का विकास हुआ और वे एक सफल उद्यमी के रूप में उभरी। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उद्यमी पैदा नहीं होते वरन या बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका मतलब यही है कि उनको जो है अगर एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो उनमें उतने उद्यमी गुण विकसित ही नहीं हो पाते और वो सफल नहीं हो पाते। उनमें गुण तो थे, लेकिन एक एटमॉस्फेयर प्रदान करना जरूरी होता है, उनको एक सुविधा प्रदान करना जरूरी होती है, तभी जो है उनके गुणों का विकास होता है और वो फिर सब उस डायरेक्शन में, उस दिशा में सफल हो जाते हैं। तो ये है इस तरीके से इसका आंसर, ऐसे आपको इसमें लिखना है 5-6 लाइन में। जैसे मैंने बताया कि 5 से 6 लाइन में आपको आंसर लिखना है, उसके हिसाब से आपको तैयार करके इनको रखना होता है। सर इसमें वर्ड लिमिट भी होती है क्या? वर्ड लिमिट तो कुछ भी नहीं ऐसा दे देते हैं वो।
हाँ 6 लाइन उसने दे दी है तो एक तरीके से वर्ड लिमिट ही हो गई। 6 से कम भी हो सकता है, ज्यादा तो हो नहीं सकता है ना। 6 से ज्यादा तो आप लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो फिक्स कर दिया उन्होंने। 6 से कम हो सकता है। तो कई बार क्या होता है कि उन्होंने बहुत छोटी चीज पूछ ली है तो उसको फिर अब ज्यादा घुमा फिरा के लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका कंप्लीट हो गया, बस आपको ज्यादा उसमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं, गैर जरूरी चीज लिखने की जरूरत नहीं। कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो पता चला कि 3 लाइन में भी कंप्लीट हो रहे हैं तो 3 लाइन आप लिखो, है ना। वो तो अधिकतम है, 6 लाइन मतलब अधिकतम, इससे ज्यादा तो आप लिख ही नहीं सकते। तो ये भी ध्यान रखना है कि गैर जरूरी उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जो पूछा गया है उसमें अगर आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है तो कोई बात नहीं। 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, अधिकतम 6 लाइन, बस। जैसे ये है तो इसमें जो है 6 लाइन पूरी लगेंगी। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें आपको एनालिसिस करना है तो ऐसे क्वेश्चंस में जो है 6 लाइन आपको यूज करना पड़ेगी। 6 लाइन में ही जो है आपका आंसर सही ढंग से बता पाएंगे। इसके बाद आता है महिला उद्यमी के समक्ष, देखो ये क्वेश्चन आ गया, महिला उद्यमी के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। जो महिला उद्यमी होती हैं उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो कुछ चुनौतियां तो इसी में देखो हमें मिल गई, इसी पैराग्राफ में मिल गई, कुछ और हमें अपने मन से लिखना है। हमने जो महिला उद्यमी का टॉपिक पढ़ा वहां से हम कुछ चुनौतियां, चैलेंजेस ले लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर ऐसे कवर हो जाएगा क्योंकि 1-2 चुनौतियों से काम नहीं बनेगा, है ना। आपको जो है कम से कम 5-6 चुनौतियां तो लिखना पड़ेंगी, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 5-6 पॉइंट तो आपको उसमें लिखना है, ठीक है। तो महिलाओं में जन्मजात उद्यमी गुण होते हैं, कुछ गुण पाए जाते हैं, मतलब सृजनात्मकता, उद्यमशीलता गुण जो है महिलाओं में होते हैं ऑलरेडी, मतलब पुरुषों से ज्यादा होते हैं। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का जो गुण है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होता है। अब उनमें अगर उनको जो है एनवायरनमेंट वैसा मिल जाता है तो वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकती हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेज उनको फेस करना पड़ते हैं जिससे जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना। किंतु सही वातावरण, अभिप्रेरणा और समाज की संकुचित मनोवृत्ति महिलाओं को के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न करती है ना। तो उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं वो आपको अलग से लिखना पड़ेगा, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। पॉइंट डाल के आपको लिखना है। तो पारिवारिक जिम्मेदारी होती है ना। महिलाओं को दोहरी जिम्मेदारी निभाना होती है, मतलब एक परिवार की जिम्मेदारी तो उनकी खैर फिक्स है, इसके अलावा वो कुछ अगर स्टार्टअप कर रही हैं, महिला उद्यमी के रूप में काम कर रही हैं तो एक वो जिम्मेदारी हो गई। तो दोहरी जिम्मेदारी होती है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी होती है, इससे जो है वो ज्यादा काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाती है। तो ये पारिवारिक जिम्मेदारी हो गई, दोहरा कार्यभार हो गया। दोहरा कार्यभार यानी परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ उनको जो है व्यवसाय संबंधी जिम्मेदारी भी निभानी होती है। सामाजिक रूढ़िवादिता, सामाजिक रूढ़ियां हैं। सामाजिक रूढ़ियां क्या है, मतलब महिलाओं को जो है घर से बाहर नहीं निकलने देना है ना। और महिलाओं को जो है कमजोर समझा जाता है ना, पुरुषों से महिलाओं को कमजोर लोग समझते हैं। तो इस तरह की रूढ़िवादिता, इस तरह की जो कुरीतियां हैं उससे भी जो कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रॉब्लम आती है। पुरुष प्रधान समाज, जिसमें उन्हें केवल घर की चारदीवारी में ही रखा जाता है। पुरुष प्रधान समाज में यानी पुरुषों का बोलबाला है, मतलब पुरुष ने जो बोल दिया कि ऐसा है मतलब ऐसा है ना, उसका विरोध महिलाएं नहीं कर पाती। आज भी ये स्थिति है ना। तो ये भी एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। महिलाओं को जोखिम लेने की प्रवृत्ति, महिलाओं में जो है जोखिम लेने की प्रवृत्ति का अभाव होता है। महिलाएं जो है ज्यादातर ऐसा काम करती है जिसमें जोखिम नहीं हो, रिस्क नहीं हो। तो रिस्क उठाने का ज्यादा काम महिलाएं नहीं करती पुरुषों की अपेक्षा, ठीक है। पारिवारिक प्रतिबंध, गांव की जो महिलाएं होती हैं उनको बाहर काम करने की अनुमति नहीं रहती है। इस तरह के कुछ प्रतिबंध परिवार में होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और नगरीय क्षेत्रों में भी इस तरह के प्रतिबंध जो रूढ़िवादी समाज है वहां पर भी होते हैं। स्वयं निर्णय क्षमता का भाव, इस ममता के प्रेरित करने पर उद्यम उन्होंने स्टार्ट किया, पहले उद्यम स्टार्ट नहीं कर पाया, है ना। तो स्वयं निर्णय कभी कभी वो नहीं ले पाती हैं, निर्णय लेने में उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। जब कोई प्रेरणा प्रदान करता है तो फिर निर्णय ले लेती हैं, निर्णय लेने में उनको सुविधा हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये कुछ चुनौतियां हैं जो मैंने यहाँ पर बताई हैं। एक आर्थिक समस्या भी होती है, कोई उद्यम स्टार्ट करना है, अब महिलाएं जो है आत्मनिर्भर नहीं होती, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती हैं,
और कोई उद्यम स्टार्ट करना, उसमें धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कोई भी छोटा छोटा काम स्टार्ट करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, और महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती हैं, तो इससे भी जो है कोई नया उद्यम स्टार्ट नहीं कर पाती। तो ये भी एक चुनौती है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव। आर्थिक आत्मनिर्भरता का अभाव, ये भी एक पॉइंट हम इसमें एक्स्ट्रा बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से दूसरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। महिला उद्यमी के समक्ष आने वाली चुनौतियां, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से आपके टॉपिक से संबंधित, आपका जो टॉपिक हालांकि आपके पैराग्राफ में भी दिया हुआ है, लेकिन हम इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लेंगे, तो महिला उद्यमी के जो टॉपिक हमने पढ़ा है वहां से हम इसको लेंगे। इसके बाद आता है रचनात्मकता, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी करती है ना। रचनात्मकता यानी सृजनात्मकता भी इसको बोलते हैं, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इंग्लिश में कहते हैं सृजनात्मकता, है ना। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो है ये सोशल डेवलपमेंट भी करती है, रचनात्मकता या क्रिएटिविटी। तो इसको जो है इस केस स्टडी के माध्यम से इसको बताना है, इसकी व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि जो रचनात्मकता है यानी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी जो होती है वो आर्थिक विकास तो करती है, साथ ही साथ सामाजिक विकास भी करती है ना। आर्थिक विकास से सामाजिक विकास जुड़ा हुआ है ना। पैसे ज़्यादा होंगे तो हमारा जो जीवन स्तर है ज़्यादा अच्छा होगा, हम ज़्यादा बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, है ना। अच्छी तरीके से रह सकते हैं, है ना। अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आर्थिक विकास से संभव होती हैं, पैसे से संभव होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि उक्त केस स्टडी का मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि महिलाओं में व्याप्त रचनात्मक गुण का उपयोग, है ना, उन्होंने उद्यम शुरू कर आर्थिक विकास को संभव बनाया, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई और जिसके दीर्घकालिक परिणाम हमें सामाजिक विकास के रूप में देखने को मिले। ठीक है, तो क्या फायदा हुआ, पैसे या इनकम में जब वृद्धि हुई तो उससे क्या फायदा हुआ, उससे फायदा हुआ बच्चों में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ। मतलब ज़्यादा अगर इनकम है तो अच्छे स्कूल में उनको जो है पढ़ा लिखा सकते हैं, अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, है ना। समाज में व्याप्त रूढ़ियों में कमी आती है ना, समाज में जो रूढ़िवादिता है उसमें कमी आती है। महिलाओं को सशक्त बनाने में जो है काफ़ी हद तक मदद मिलती है ना। महिलाओं को अधिकार प्रदान करना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है। समाज का विकास, इसके माध्यम से समाज का विकास संभव होता है। और पारिवारिक निर्णय में जब महिलाएं जो है आत्मनिर्भर हो जाती हैं तो पारिवारिक निर्णय लेने में उनकी भागीदारी ज़्यादा होती है ना। महिला भी कमा रही है, पुरुष भी कमा रहे हैं, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें दोनों की भागीदारी होगी। तो इस तरह से जो है सामाजिक विकास संभव होता है, महिलाओं का विकास, बच्चों का विकास, महिलाओं का विकास, सभी का विकास संभव होता है, समाज का विकास संभव होता है। तो ये इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया है। इसके बाद आता है भारत की प्रमुख महिला उद्यमी की उदाहरण देना। ये भी जो प्रश्न है ये भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर तो नाम ऐसे दिए नहीं है, भारत में कौन कौन सी महिला उद्यमी काम कर रही हैं उनके बारे में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस उसमें रहेंगे जो पैराग्राफ में उसका आंसर नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से लिखना पड़ेगा, टॉपिक से आपको लेना पड़ेगा। तो इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, इंदिरा लीवी है, पेप्सिको जो कंपनी है उसकी उससे संबंधित है, करण मजूमदार शो है, बायकॉन इंडिया से रिलेटेड है, ये इंदु जैन है, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड से है, ये अरुंधति राय ये बैंकिंग सेक्टर से हैं, एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष उनको बनाया गया था, अरुंधति भट्टाचार्य को। इसके बाद महिला उद्यमी मंच के बारे में लिखिए। महिला उद्यमी जो मंच है नीति आयोग द्वारा इसको स्थापित किया गया है, तो उसके संबंध में क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। ये भी अलग क्वेश्चन है,
महिला उद्यमी मंच क्या है, किसने इसको स्थापित किया, इसके बारे में आपको बताना है। तो नीति आयोग ने इसको स्थापित किया 2018 में, महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाओं को जो है सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं में उद्यमिता का गुण विकसित करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। महिला उद्यमी में संबंधित सूचना व सेवाएं आयोजित करना, इसका जो मुख्य क्षेत्र है, मुख्य क्षेत्रों पर फोकस करने के लिए मुख्य क्षेत्र इसमें 3 है मेन मुख्य रूप से, महिला आर्थिक विकास निगम, जिला व्यापार उद्योग केंद्र और महिला बाल विकास विभाग। ये जो 3 संस्थान हैं, ये 3 संस्थान जो है इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। महिला उद्यमिता मंच के अंतर्गत नहीं, ये एक्चुअली इसमें एक छूटा हुआ है, मुझे लगा क्या हाँ, ये एक्चुअली नहीं, एक स्लाइड इसमें छूटी हुई है। इसमें जो है जो क्षेत्र महिला उद्यमिता मंच जिन पर फोकस ये मंच कर रहा है, उसमें वो क्षेत्र छूटे हुए हैं एक्चुअली। हाँ वो है नहीं, इसमें 3 क्षेत्र मुझे देखना पड़ेगा, इसका मेरे ख्याल से छूटा हुआ है। इसका लास्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं। तो उसमें एक तो डिपार्टमेंट है महिला बाल विकास विभाग, इसको केंद्र में मंत्रालय बोलते हैं और राज्य में इसको विभाग बोला जाता है, मंत्रालय और विभाग। और जिला व्यापार उद्योग केंद्र, महिला आर्थिक विकास निगम, महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को वित्त मुहैया कराने के लिए ये निगम काम कर रहा है। महिला उद्यमी अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रही है तो उसके लिए जो है वित्त की व्यवस्था इस संगठन द्वारा की जाती है, जिसको हम कहते हैं महिला आर्थिक विकास निगम। ठीक है। और महिला बाल विकास विभाग जो है, ये मंत्रालय जो है महिलाओं से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं सभी के लिए, हालांकि ये केवल महिला उद्यमी के लिए नहीं है, जितनी भी महिलाएं बच्चे हैं उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनके विकास के लिए इनके द्वारा यहाँ पर नीतियां बनाई जाती हैं, कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उन पर क्रियान्वयन किया जाता है। ये जिला व्यापार उद्योग केंद्र ये सभी के लिए है एक्चुअली। जिला व्यापार उद्योग केंद्र केवल महिला उद्यमी के लिए नहीं है, सभी उद्यमी के लिए जो है यहाँ से लाइसेंस वगैरह दिया जाता है, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया जाता है ना। जिले स्तर पर यह संगठन काम कर रहा है उद्यमिता के क्षेत्र में। जो भी उद्यमी कोई नया स्टार्टअप करना चाह रहा है तो उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यहाँ से उसको लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तो ये इस तरीके से ये 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उनके अनुसार बताए हुए हैं। तो ये पहली केस स्टडी मैंने बताई है जो महिला उद्यमी और स्टार्टअप से रिलेटेड थी, फर्स्ट यूनिट से संबंधित। तो आगे जो है हम अगली केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे जो कल आएगी। ये भी जो है पहली यूनिट से संबंधित है, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। 4 यूनिट है, चारों यूनिट से 2-2 केस स्टडी मुझे कराना है, तो ऐसे टोटल 8 केस स्टडी हो जाएंगी, जिससे जो है काफी कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि पहले तो बहुत सारी हर टॉपिक की केस स्टडी होगी, अगर ये कराएंगे तो कम से कम 2-3 महीने लग जाएंगे, तो उतनी जरूरत रहती नहीं, क्योंकि वहां तो नई आपको मिलना है। एग्जाम में आपको जो है केस स्टडी जो मिलेगी वो नई मिलेगी। आप सोचिए कि मुझे पढ़ी हुई मिल जाए तो वो संभव नहीं है। बस यहाँ पर क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करना होती है। केस स्टडी को सॉल्व करने के तरीके आपको जानना है, उसकी आपको प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से केस स्टडी को सॉल्व करना है, उसके क्या तरीके हैं, क्या सावधानी बरती जाती है। तो बहुत सारी केस स्टडी मिल जाएंगी आपको, तो उनको जो है सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस कर लो और उसके आधार पर आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है।